जैन साथियों, चलिए मैं आज फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का जो आपका एमसीक्यू प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं। हम लोग इससे पिछले क्लास में इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखे थे। आज हम इससे संबंधित आपका एमसीक्यू प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है और आपको बताते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको हम बाइलिंगुअल रखे हैं क्योंकि साइंस को थोड़ा सा समझने में आपको इंग्लिश को हेल्प लेना ही पड़ता है क्योंकि हिंदी टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है किसी किसी चीज का, ठीक है। इसीलिए आपको बाइलिंगुअल रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन आपका पहला है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा। यानी कह रहा है कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और दूरी का यानी डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा। आप लोग हम बता चुके हैं, आपको हम बता चुके हैं कि देखो भाई डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होते हैं, आपको हमेशा हमेशा ये कम होता है किससे, डिस्टेंस से, या बराबर होता है। अब इसका अनुपात निकालना है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस, ठीक है। क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। और यहाँ से हम डिस्टेंस को हटा देते हैं, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस क्या होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन सदैव 1 से कम, सदैव 1 के बराबर, सदैव 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी होगा सदैव 1 के बराबर अथवा कम। 1 के बराबर होगा या उससे कम होगा। ये हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे से देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी और विस्थापन के परिणाम समान होते हैं। यानी कह रहा है कि किस केस में जो है दूरी और विस्थापन क्या हो, एक समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। किस केस में, ऑप्शन देखते हैं। पहला, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही हो। अब वो कार चल रहा है सीधी सड़क पर। अब देखो एक कार यदि यहाँ से चल रहे हैं ना, तो आप सीधी सड़क पर चल रहे हैं, बताओ यदि यहाँ से यहाँ गया तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यही आपका डिस्टेंस है और यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों आपका यही होगा ना, यानी आपका पहला ही केस सही है, ठीक है। जब सीधी रेखा में गमन करे तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, यदि वृत्ताकार पथ पर चले, देखो यदि वृत्ताकार पथ पर चलेगा ना ये सर्कुलर मोशन में, तो आप देखो यहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यदि ये यहाँ पहुँचता है ना, ये क्या हो गया, ये देखो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पार्ट। और ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस। तो अंतर है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो बराबर होगा आपका कब, जब स्ट्रेट लाइन मोशन करता हो। अगला क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता यानी व्हाट इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहे थे ना, तो आपको एक एक जगह हम आपको बताए थे कि इस स्लोप का मतलब क्या होता है, इसका स्लोप क्या देगा। और ये प्रश्न आ भी गया है कि कर आपका कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो डीवी बाई डी टी, ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। यही क्या है, ये आपका स्लोप है किसका, वीटी ग्राफ का। ये क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप है। तो आपको बता चुके हैं कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, हमें एक्सेलरेशन देगा यानी त्वरण देगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ये सभी प्रश्न आपका रटने वाले नहीं है, सारे प्रश्न आपका समझने वाले हैं, ठीक है। आगे चल देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा दूरी समय ग्राफ जो है एक बीम यानी वन डायमेंशनल मोशन, एक समान गति को निरूपित करता है। किस केस में जो है ना, इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब देखो आपको बता चुके हैं, देखो भाई स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका डी एस बाई डी टी। डी एस ये क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या आपका, ये है आपका स्लोप ऑफ, क्या है, ये आपका स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, और ये कह रहा है कि किसमें एक समान है। एक समान मतलब ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो भाई कांस्टेंट किस में है, इसका स्लोप देख लो। तो स्लोप ये होता है, तो ये क्या है, स्लोप है। यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, नहीं घट रहा है, आपका यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ घट रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। तो स्लोप आपका यहाँ पर टेन थीटा स्लोप हो जाएगा। यहाँ पर जो मान आएगा टेन थीटा का, ये आपका स्लोप होता है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में आपका स्लोप क्या है,
कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इस केस में आपका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यदि स्लोप कांस्टेंट हो गया तो आपका स्पीड भी कांस्टेंट हो गया, तो ग्राफ नंबर डी होगा। आगे चलो देखो, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है कि एक कार 60 किलोमीटर पर घंटा की एक समान गति पर सड़क पर चल रही है, कार पर शुद्ध परिणामी बल कितना होगा। अब वो कह एक कार जो है ना कितना किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से सड़क पर चल रही है। भाई इसका गति दिया है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और सड़क पर चल रही है, तो कार पर शुद्ध परिणामी बल क्या लगेगा। चालन वाला बल कार की गति के दिशा में, प्रतिरोधी बल कार की गति के विपरीत में, एक झुकाव बल। देखो इसमें देखा जाए ना तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिरोधी बल कार की गति के विपरीत दिशा में, ठीक है। यानी एक आपका रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, जैसे आप इधर क्यों जा रहे हैं उसको उल्टा आपका फोर्स लगता है, आप देखे भी होंगे, ठीक है। जब आपका हवा चलती है ना उस दिशा में आप चलते हैं तो उसके विपरीत में फोर्स लगता है, ठीक है। आप बाइक चलाते तो लगना आपको लगेगा कि आपको आपके शरीर पर कोई फोर्स लग रहा है, ये रेजिस्टेंस फोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वेग एक अदिश राशि है, यहाँ दे दिया वेक्टर, ये गलत है, चाहे इंग्लिश को सही मानो चाहे हिंदी को सही मानो। जब अदिश मानेंगे यहाँ वेक्टर होगा, स्केलर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप कर लो क्या, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि भाई वेक्टर तो होता है आपका सदिश राशि, यहाँ दिया अदिश राशि, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कराते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब देखो क्या दिया पहला में कि वेग यानी वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, गलत है, वेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि विस्थापन शून्य हो तो औसत वेग का मान भी शून्य होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल ये सही है भाई। औसत यानी एवरेज, एवरेज जो है ना, एवरेज जो है आपका औसत वेग ना, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होता है आपका डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ये क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जब वही जीरो होगा तो ये जीरो होगा ही, ये बिल्कुल सही है। तो कह रहा कौन सा कथन आपका सही है, तो केवल और केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अब वो कोई वस्तु है, यहाँ ड्रॉप कर दिए, उसको ड्रॉप कर दिए तो इनिशियल स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया, और यहाँ पर इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जी के बराबर होगा नीचे की ओर, ठीक है, जी के बराबर होगा, यानी जी क्या है, कांस्टेंट होता है, जी का मान कांस्टेंट होता है, और नीचे की ओर आ रहा है डायरेक्शन इसका क्या है, कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं एक समान त्वरित गति, इसका उदाहरण है एक समान त्वरित गति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका निम्न से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई देखो, तो दाब क्या था, प्रेशर, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स बाय एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर आपका किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा, बता चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं कि भाई वेट और मास में क्या डिफरेंस है, और वेट और मास में क्या डिफरेंस है जब समझा रहे थे तो आपको हम यहाँ पर समझाए थे कि देखो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, पृथ्वी से, ये पृथ्वी है और ये मान लो चंद्रमा है, पृथ्वी से आप यदि चंद्रमा पर ले जाती हो ना तो क्या होगा, यहाँ पर आपका देखो वेट जो है आपका ये होगा mg/6, क्योंकि पृथ्वी पर जो आपका जी का मान होता है ना वो चंद्रमा पर आपका g/6 के बराबर होता है, यहाँ वेट आपका क्या होगा, mg होगा कब, पृथ्वी पर, और जब ये जाएगा चंद्रमा पर तो mg/6 होगा। लेकिन द्रव्यमान आपका m यहाँ भी है और m आपका द्रव्यमान यहाँ भी है, तो क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है, द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, तो भाई द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, यदि 10 kg पृथ्वी पर है तो 10 kg आपका चंद्रमा पर होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान चेंज होने का नहीं होगा, मास आपका चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगा, ठीक है, भार चेंज होगा, क्या चेंज होगा भाई, भार चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। हाँ यहाँ पूछता कि बताओ भाई भार क्या होगा, तो हम कहेंगे भार भाई यहाँ पर घट जाएगा, लेकिन पूछ रहा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा, कहीं भी ले जाओ। अगला है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, इसको पूछ रहा है, पृथ्वी पर पूछ रहा है, और आपका जी का मान दिया भी है, तो सिंपल है भाई क्या होगा, mg के बराबर होगा, mg के बराबर होगा,
m का मान 10 दिया है, g का मान दिया है 9.8 होता भी है, याद रखो। ये आपका आएगा 98 न्यूटन। कितना आएगा? 98 न्यूटन। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कर आपका यदि किसी वस्तु का भार शून्य हो जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? पर किसी वस्तु का भार यदि शून्य हो जाए, देखो भाई साहब, भार क्या होता है आपका? m इंटू जी होता है। हाँ, ये जीरो हो सकता है कब? जब आपका जी का मान क्या हो? जब जी का मान आपका जीरो हो जाए। जब जी का मान जीरो हो जाए तो आपका डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन हम इस बार आपका m का मान जो है ना, m का मान जो है पहले वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यानी ये समझिए कि जब आपका वेट जीरो हो, वेट जीरो होने के कारण द्रव्यमान नहीं है, वेट जीरो होने के कारण आपका ये जी का मान है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका जीरो हो जाए तो उस केस में आपका वेट जीरो हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जीरो नहीं होगा। द्रव्यमान जो पहले है वही द्रव्यमान रहेगा, आपका मास जो पहले था वही रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक समान वृत्तीय गति में कौन सा राशि स्थिर रहती है, यानी कांस्टेंट रहता है? तो आपको बता चुके हैं सर्कुलर मोशन, आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा चुके हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखो, स्पीड क्या होता है आपका? स्पीड क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। तो कौन सा कांस्टेंट है, स्थिर रहता है? तो क्या होगा? चाल होगा, वेग होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन करें वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? देखो भाई, वृत्तीय गति में इस केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है। ठीक है, ये आपका होता है एफ एन बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर होता है। क्या होता है? एम वी स्क्वायर बटे आर होता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एम वी स्क्वायर बटे आर, एम वी स्क्वायर बटे आर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? भाई अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? अभी आपको बता चुके हैं, क्या होगा भाई? एफ एन बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर होता है। सब का मान रख दीजिए। एम का मान कितना है? 5 केजी है। वी का मान कितना? 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बटे आर है। आर का मान कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। 10 10 खत्म, आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर जाएगा 50 न्यूटन। कितना होगा? 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन, और आपका यदि किसी वस्तु की समय अवधि 0.5 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होंगे? यानी टाइम पीरियड, किसी वस्तु का टाइम पीरियड दिया है कितना? 0.5 सेकेंड। आपको बता चुके हैं आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का उल्टा होता है। उल्टा कर देंगे, क्या पाएगा? 0.5 पॉइंट उड़ाओ, यहाँ जीरो आएगा, 5 दूनी 10, ये क्या होगा? 2 हर्ट्ज होगा, 2 हर्ट्ज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बस इस फॉर्मूला का आप ध्यान रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका यदि किसी वस्तु का अभिकेंद्रीय बल शून्य हो जाए तब क्या होगा? आप देखो, किसी वस्तु का अभिकेंद्रीय बल शून्य हो जाए, आप देखो कोई वस्तु जो है ना, इस वृत्तीय गति पर क्या गति कर रही है? इस वृत्तीय गति पर पथ पर क्या गति कर रही है। अब यहाँ क्या होगा? इसका मान लो जीरो हो गया, स्पीड क्या हो गया? जीरो हो गया। तब क्या होगा? देखो, ये गति में होगा, स्पीड जीरो हो गया ना, स्पीड जीरो क्या होगा? वृत्त में घूमेगी ना, केंद्र की ओर गिरेगी ना, स्पर्श रेखा की दिशा में सीधी रेखा में जाएगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी है। देखो, ये चल रही है, एकाएक इसका स्पीड जीरो हो जाएगा ना, फिर भी वो इसी दिशा में सीधे आगे चल जाएंगे। ध्यान रखना। यहाँ देखो, ये जो आपका है ना, आप देखे होंगे जब आप झूला झूलते हैं, जब आप झूला झूल रहे होते हैं ना, झूला आप झूल रहे होते हैं, और जब मान लो झूला का रस्सी टूट जाए ना, तो आप वहीं सीधे नहीं गिरते हैं, जिस दिशा में घूम रहे होते हैं ना, उसी दिशा में सीधे आगे की ओर आप जाकर गिरते हैं। ठीक है, यही होता है। तो क्या होगा? स्पर्श रेखा की दिशा में सीधी रेखा में जाकर गिरेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरता है, इसके किसके द्वारा समझा जा सकता है? देखो, कोई कार है या बस है, कोई कार है या बस है, इसमें आप क्या हो? इसमें बैठे हो आप, ठीक है, बैठे हो, अच्छा ये चल रही है, अचानक ब्रेक लगाता है ना, जब अचानक ब्रेक लगाते हैं, ध्यान रखना, तो आपका पैर क्या होता है? इस गाड़ी के टच में होता है, तो पैर गाड़ी के साथ में रुक जाती है, लेकिन शरीर आपको उस समय गति में ही रहता है, इसीलिए आप क्या करते हैं? आगे की ओर गिर जाते हो, आगे की ओर गिर जाते हो। और इसका कारण है आपका यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी जड़त्व का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन का पहला नियम।
न्यूटन का पहला नियम को या जड़त्व का नियम को, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम को या जड़त्व का सिद्धांत को या नियम को। अगला क्वेश्चन आपका है, सर जब कोई वस्तु चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है, देखो सर जब वस्तु बोला गया, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होते हैं। देखो अब कोई व्यक्ति है, वो कहाँ गया, चंद्रमा पर गया, कहाँ गया भाई साहब, चंद्रमा पर गया, क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका ये द्रव्यमान जो है ना वो चेंज नहीं होगा और इसका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, वेट क्या चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो कहता है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तित होता है ना, मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मास होता है, ये चेंज नहीं होगा। भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल सही है। भार क्या होगा, घटेगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर होगा तब उसका वेट क्या होगा भाई, mg होगा। अब जब चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वेट क्या होगा भाई, mg/6 होगा, क्योंकि यहाँ g/6 होता है एक्सेलरेटिव ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, वेट इसका कम हो रहा है, भार कम हो रहा है, जबकि द्रव्यमान क्या है, m का m ही है, 10 kg है तो वहां भी 10 kg है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, क्या कर रहा है, अब उल्टा यहाँ कर रहा है कि कोई पत्थर है उस चंद्रमा पर पहले था, कहाँ पर था भाई साहब, चंद्रमा पर पहले था, उसको ला रहे कहाँ पर, पृथ्वी पर ला रहे हैं, उसको हम क्या ला रहे हैं, पृथ्वी पर ला रहे हैं। अब सोचो यहाँ पर वेट क्या होगा भाई, mg/6 होगा, अब हम यहाँ पर लाएंगे तो वेट क्या होगा, mg होगा। तो वेट क्या हो रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी पर आने पर, उल्टा दिया हुआ ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से पृथ्वी पर आने पर वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ mg/6 है, यहाँ mg है, तो वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक चीज ध्यान रखना, वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि मास क्या होगा भाई, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं भाई द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ये बिल्कुल सही है। भार क्या हो रहा है, भार बदल रहा है, भार बढ़ रहा है चंद्रमा से पृथ्वी आने पर, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होगा। किसी वस्तु को हम कहीं भी लेकर चल जाएंगे, कभी भी आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कर आपका किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। अब देखो भाई साहब, आप क्या हो, लिफ्ट में हो, सोचो ये क्या आपका लिफ्ट है और इस लिफ्ट में आप खड़े हो, ठीक है, अब देखो उसको भार महसूस कब होगा, यानी यहाँ पर लगने वाला बल जो आपका है ना वो ज्यादा कब महसूस होगा। देखो वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, वेट आपका नीचे लगेगा, यदि वो लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है ना तो ऊपर की ओर एक स्यूडो फोर्स लगता है, ठीक है, m × a ऊपर की ओर स्यूडो फोर्स लगता है, जब ऊपर की ओर लगेगा ये नीचे की ओर लगेगा तो उस केस में आपका क्या होगा, वेट आपका कम होगा, ठीक है, ज्यादा कब होगा, जब आपका ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा हो, जब लिफ्ट मान लो एक्सलेशन ए से ऊपर की ओर जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा आपका m × a, ये है आपका स्यूडो फोर्स, ठीक है, तो उस केस में इसका पैर पर जो आपका बल लगेगा ना ये आपका लगेगा न्यूटन mg+ma, ठीक है, इस केस में आपका अधिक फोर्स लगेगा कब, जब आपका लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा हो एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अधिक उस समय मालूम पड़ेगा, पूछेगा कम कब मालूम पड़ेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, जब लिफ्ट आपका नीचे की ओर आएगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर लगेगा, तो उस केस में आपका फोर्स कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ ऊपर दर्शाया गया है, सॉरी यहाँ पर आपको ग्राफ मिस्टेक है, ग्राफ नहीं दिया है, क्वेश्चन ग्राफ से है, ग्राफ यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि जब ग्राफ ही नहीं दिया है तो क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं, तो टाइपिंग एरर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, पर आपका एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना के साथ, एक सेकेंड, एक ऊंचा इमारत से एक गेंद इतना मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो कराए कि 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। देखो भाई साहब, किसी वस्तु यहाँ है, ड्रॉप करेंगे तो स्पीड क्या होगा, इनिशियल 0 होगा, ठीक है, अब कह रहा है 3 सेकेंड बाद, ये टाइम आपका 3 सेकेंड है, तो फॉर्मूला लगा दो v = u+at, अब सबको नीचे को पॉजिटिव मान लो, नीचे को पॉजिटिव मानेंगे तो u तो 0 है, a कितना है आपका 9.8 है, ठीक है, इंटू t क्या आपका 3 सेकेंड हो गया आपका, 9.8 × 3 को गुना कर दो, आप आएगा 8×3 = 24,
8 3 24 हासिल 2 9 27 2 29 मीटर पर सेकेंड, 29.4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो बस एक फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, v बराबर u प्लस ए टी, ए की जगह यहाँ जी होगा, क्यों? क्योंकि उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, आपका अगला है, अगला कर आपका दो गेंद ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई पर से वायु की अनुपस्थिति में एक साथ गिराई जाती है तो क्या होगा? अब वो क्या कर रहा है, वायु नहीं है, निर्वात है, मान लो निर्वात है। उस केस में ध्यान रखना, उस केस में यदि समान ऊंचाई से हम गिराते हैं ना, समान ऊंचाई से, चाहे वो 50 केजी का हो, चाहे वो 5 केजी का हो, चाहे 5 ग्राम का हो, ठीक है, 5 ग्राम का हो, यदि सेम ऊंचाई है उसको गिराएंगे तो एक साथ नीचे गिरेगा। ध्यान रखना, एक साथ ही एक टाइम पर ही आपका क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, ध्यान रखना, आपका आपका जो मास है ना, भली अलग हो, 50 केजी का हो या 5000 केजी का हो, दोनों को एक साथ ड्रॉप करेंगे। और यदि निर्वात है तो उस केस में क्या होगा, दोनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि जब हम फार्मूला का यूज करते हैं आपका v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर कहीं भी आपका वेट नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आपका क्या होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, उसका उदाहरण किसका है? देखो क्या कर रहा है, बस के अचानक चलने से, ध्यान रखो, देखो ये क्या है आपका ट्रक है भाई साहब, अब बस चल रही है, अब बस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, अब बस अचानक क्या है, चल पड़ा, रुका हुआ था ना, अचानक चल पड़ा, जब रुका हुआ था अचानक चल पड़ा भाई साहब, जब वो रुका हुआ था उसका पैर जो बस के कांटेक्ट में था वो भी रेस्ट में था, जैसे बस चलना स्टार्ट किया तो पैर जो है बस के साथ चलना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसका शरीर क्या है, रेस्ट में है, उस केस में शरीर क्या है, रेस्ट में है। अब पैर तो चलना स्टार्ट किया, शरीर रेस्ट में है, इसीलिए वो पीछे की ओर गिरता है, और पहले से वो किस में था, रेस्ट में था, बाद में गति में आया है, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व कहेंगे, इसमें कहेंगे विराम का जड़त्व कहेंगे। और इसका उल्टा होता है, जब कोई वस्तु या बस किसी गति में होता है ना, और जब हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या करते हैं, उस केस में आपका होगा गति का जड़त्व होगा। रेस्ट से स्पीड में आ गए, रेस्ट से मोशन में आ गए तो क्या होगा, विराम का जड़त्व, और जब हम गति से रेस्ट में आ जाएंगे तब होगा आपका गति का जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कर आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 एंड 2 दोनों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ का सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, और ध्यान रखिएगा मेरा जितने भी प्रश्न है ना क्लास में, सभी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, और कुछ क्वेश्चन आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू होगा, बाकी सभी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है, इसीलिए एनसीईआरटी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारे क्लास करते हैं ना तो आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी में एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब करा मिलान करने के लिए, देखो विराम का जड़त्व, बस के मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकना, तेज दौड़ते हुए घोड़े अचानक रुक जाने पर घुड़सवार का आगे की ओर गिरना। ठीक है, फिर आपका है गति का जड़त्व, कंबल के पिटने पर धूल के कणों का अलग होना, ये जो है ना ये आपका है, एक सेकेंड, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, ये है आपका विराम का जड़त्व। ठीक है, क्योंकि वो विराम में था, उसको जब पीटे तो वो नीचे की ओर गिरा। फिर आपका है तेज दौड़ते हुए घोड़े का अचानक रुक जाने पर, ये आपका है गति का जड़त्व है। ठीक है, फिर आपका है कि बस के मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकना, ये आपका दिशा का जड़त्व, क्योंकि दिशा में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 सी का 3, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन ये करे आपका कि न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता होती है, बिल्कुल, जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा इस वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, बता चुके हैं।
पर आपका कौन सा कथन सही है? तो भाई दोनों कथन सही है, और ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? पहला आपका है कि बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक के पीछे की ओर गति करना, बिल्कुल बता चुके हैं। जब बंदूक से गोली छूटता है ना, तो उसमें देखना बंदूक आपका पीछे की ओर आता है, ये आपका है न्यूटन का थर्ड नियम। नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, ये भी सही है। सड़क पर चलना, ये भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ का कारण ही हम चल पाते हैं। आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी से 1 2 3 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखो, आवेग, आवेग बोलते हैं इम्पल्स को, ठीक है, किसको बोलते हैं? इम्पल्स को, ठीक है। और इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, या इम्पल्स होता है आपका फोर्स इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी होता है इम्पल्स, ठीक है। आगे देखो, कह रहा बल तथा समय का गुणनफल होता है, बिल्कुल सही है, बल तथा समय का गुणनफल होता है। सेकेंड कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर आवेग को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है। संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। संवेग, सिर्फ संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, ये गलत है। तो 1 एंड 2 होगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2 है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो 1 एंड 2 होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सेम टू सेम। क्वेश्चन पर आपका निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है लोकटिक घर्षण स्पर्शी घर्षण से अधिक होता है। हम हिंदी को छोड़कर थोड़ा सा इंग्लिश पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश समझना थोड़ा सा आसान है, और हम लोग पिछले क्लास में इसमें पूरे डिटेल्स में जाने थे कि कौन किससे अधिक होता है। पहला दो क्या है? अगर आपका रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। भाई रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना, क्या कर रहा है? ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है, गलत है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना, वो आपका रोलिंग से अधिक होता है, यहाँ उल्टा दिया हुआ है। सेकेंड है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन से दोनों कम होता है। आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना सबसे अधिक होता है, भाई उससे कम रोलिंग भी होता है, उससे कम आपका यानी स्लाइडिंग भी होता है। सबसे अधिक क्या होता है? स्टैटिक होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, गलत है, लेस देन हो ही नहीं सकता है। फोर्थ है कि बॉल बैरिंग कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी आपको बता चुके हैं। बॉल बैरिंग क्या करता है? बॉल बैरिंग क्या करता है भाई साहब? बॉल बैरिंग करता है आपका स्पर्शी घर्षण को लॉक्टिक घर्षण में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो आपका क्या सही है? वो 2 एंड 4 सही है आपका, 2 एंड 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्यों है भाई बताओ? सिंपल बात है भाई, कि सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि भाई सड़क की अपेक्षा बर्फ पर फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, इसीलिए चलना मुश्किल है भाई साहब। तो क्या होगा? सड़क ना सख्त नहीं होगा। जब हम अपने पैर को धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रतिक्रिया देती है भाई सर, कम देती है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम होता है। तो ज़्यादा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार कीजिए, ठीक है। करा घर्षण बल गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करती है, बिल्कुल सही है, उसको विरोध करता है। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है? असंतुलित बल, अब सही बात कर रहा है। अब देखो कोई बॉडी यहाँ पर है, कोई बॉडी यहाँ पर है, अब देखो बल हम तो यहाँ भी लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और इधर से भी लगा रहे हैं 10 न्यूटन। क्या ये बॉडी गति में आएगा? नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि ये दो बल है, दोनों क्या अपोजिट दिशा में, ये कैंसिल कर देगा, ये गति में नहीं आएगा, ये बैलेंस हो गया, ठीक है, इसलिए नहीं आएगा। अब अनबैलेंस बल इसलिए चाहिए क्योंकि देखो, अब देखो ये बॉडी है, ये बॉडी है, इधर से हम लगाएंगे 20 न्यूटन फोर्स, इधर से लगाएंगे हम 10 न्यूटन फोर्स। अब देखो ये 10 है, ये 20 है, तो इधर की ओर बल ज्यादा है, तो इधर की ओर गति होगा। इसीलिए कहते हैं गति होने के लिए आपका ना असंतुलित बल होना जरूरी है, ठीक है। ये भी क्या आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 एंड 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा, 1 एंड 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका, यदि घर्षण न हो तो वस्तु जो गतिशील है क्या होगा? यदि फ्रिक्शन न हो, सोचो कि फ्रिक्शन हो ही ना और कोई वस्तु गति कर रहा तो क्या होगा?
भाई जब फ्रिक्शन नहीं है ना, कोई वस्तु गति कर रहा है तो वो जिंदगी भर गति करते ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं कहीं पर। यदि फ्रिक्शन नहीं है ना, यदि कोई वस्तु गति करे तो वो हमेशा हमेशा गति करते ही रहेगा, उसको रोकने वाला वही फ्रिक्शन बल है, तो वो फ्रिक्शन बल तो है ही नहीं, तो रुकेगा ही नहीं। तो क्या होगा, अपनी दिशा में परिवर्तित करेंगे ना, अपनी चाल को नहीं, अपनी दिशा की गति की अवस्था में रहेगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, अपनी गति की ही अवस्था में रहेगी। अपनी गति की अवस्था में, अवस्था को ना ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि भाई देखो कोई वस्तु यदि गति में है, कोई वस्तु यदि गति में है, ठीक है, तो उस पर यदि कोई वस्तु गति में है और फ्रिक्शन नहीं है ना, तो हमेशा हमेशा गति में ही रहेगा, क्योंकि उसको रोकने वाले कोई बल वहां पर कार्य नहीं कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, पर आपका न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? परिणात्मक, ये आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है, हम लोग देख चुके हैं कि भाई देखो फोर्स इज डायरेक्टिव फोर्स क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ कांस्टेंट आपका 1 आता है, इसलिए आपका डी पी बाई डी टी लिखते हैं, और यहाँ से आपका क्या आता है, इसको लिखते हैं एम इंटू भी, पी बराबर, यहाँ से आपका आता है डी पी बाई डी टी, यहाँ से आपका एम कांस्टेंट आ गया डी पी बाई डी टी, आपका क्या आ गया, एफ बराबर एम ए आ गया, यह बराबर एम ए आ गया। ये आपका क्या होगा, न्यूटन का दूसरा नियम। आपका अगला है, आपका अगला है, इसमें आपको मैच करना, क्या दिया हमें, सूची 1 में दिया अभिकेंद्रीय बल, संवेग, वेग, त्वरण। ठीक है, देखो तो सिंपल बात है भाई, ये क्या है, ये आपका संवेग है, तो बी का 1, संवेग बी का 1, बी का 1 किसमें है, ऑप्शन इसमें है बी का 1, और इसमें भी है बी का 1। फिर आपका है ए में क्या अभिकेंद्रीय बल है, एम वी स्क्वायर बटे आर, ये आपका थर्ड में है, ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड होगा, बी का 1 होगा, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आसान है, मैच करना था, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि वह बल जो वस्तु के संपर्क पर, तो क्या करें, वह बल जो वस्तु के संपर्क पर कार्य करता है और सापेक्ष गति को विरोध करता है, वही तो है फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन है, घर्षण बल है भाई। घर्षण बल क्या करता है, दो कॉन्टैक्ट, दो सरफेस के बीच में लगता है और ये गति को विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है मेरा कल आपका, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि नाव को जल में चलना गति का दूसरा नियम नहीं भाई, नाव को जल में चलाना, एक सेकेंड, नाव को जल में चलाना गति का दूसरा नियम F बराबर एम ए, एक सेकेंड लिखता हूँ। कार को सड़क पर मोड़ना अभिकेंद्रीय बल, ये तो सही है। पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर फल टूट जाना जत्व का नियम, ये भी सही है। नाव को जल में चलाना गति का दूसरा नियम, देखो एक सेकेंड, ये क्या है आपका जल है, ये जल है, इसमें क्या है, नाव है, ये किस कारण से नाव चलता है भाई, देखो जो नाव खेने वाला होता है ना, वो क्या करते हैं, पानी को साइड करते हैं, पानी को साइड करते हैं ना ना, ये तृतीय नंबर काम करता है, सेकंड पे नहीं करता है। तो आपका होगा केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नाव जो खेते हैं ना, वो न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, सेकंड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बता चुके हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका अगला है, आपका वेग समय ग्राफ की प्रवणता, यानी वेग समय ग्राफ का तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ डी वी बाई डी टी, ये क्या देता है, ये देता है आपका एक्सेलरेशन देता है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा त्वरण। आपका अगला है, कर आपका कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। अब देखो जो न्यूटन का तीसरा नियम है, ध्यान रखना, किसी एक बॉडी पर काम नहीं करता है, दो अलग अलग बॉडी होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है ना, वो आपको किसी एक बॉडी पर नहीं लगता है, इस चीज को आपको समझना है। तो देखो क्या करा, सदैव एक ही वस्तु पर लगता नहीं लगता, सदैव एक वस्तु पर, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, विपरीत सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ये आपको पता है, दूरी को मापता है ना, ओडोमीटर। ठीक है, अगला है, तो आपका एक पिन यू से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। देखो भाई साहब क्या कर रहा है, किसी बॉडी है, इसका स्पीड शुरू में क्या है, u है, इसको फेंक रहे हैं,
अगर मैक्सिमम हाइट कब जाएगा भाई, मैक्सिमम हाइट जाते जाते जब इसका स्पीड क्या हो, 0 हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक वहां से गिर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट आपका यही दिया हुआ, कितना दिया है, h दिया है। ये पूछ रहा है क्या होगा, तो लगा दो फॉर्मूला, v² बराबर u² प्लस 2as, फाइनली v 0 होगा, u का u ये रहेगा, 2a, a की जगह क्या होगा, g होगा, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि देखो ना ऊपर क्यों फेंक रहे हैं, एक्सेस नीचे की ओर होता है g, ठीक है, इंटू s की जगह h होगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2gh बराबर u², यहाँ से आपका h आएगा u²/2g, u²/2g आएगा, u²/2g आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो VT ग्राफ बाय VT ग्राफ से dv/dt, दिए गए VT ग्राफ तो है नहीं कहीं पर। अब देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारे जो टाइपिंग वाले हैं वो क्या किए, मिस्टेक किए, क्वेश्चन तो टाइप कर दिए लेकिन ग्राफ नहीं टाइप नहीं किए, ये क्वेश्चन तो बर्बाद चला गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कर आपका कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, उसका भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा। देखो पृथ्वी पर ध्यान रखना, पृथ्वी पर यदि भार आपका क्या है, mg है, ठीक है, और इसको ले जाएंगे कहाँ पर, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर यहाँ पर भार क्या होगा, mg/6 होगा, क्या होगा, mg/6 होगा। यहाँ पर mg का मान कितना दिया हुआ है साहब, 100 न्यूटन, यहाँ पर भार कितना है, 100 न्यूटन है, यहाँ पर क्या हो गया, mg का मान 100 होगा और 100/6 यानी 50/3, 50/3 न्यूटन यानी 16/48, 16.67 न्यूटन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 16.67, 16.67, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। और ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न कर आपका कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका ये 69वीं बीपीएससी में पूछा है, 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन करा है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह, क्या करा, चंद्रमा की सतह, कहाँ पर ड्रॉप करे भाई, चंद्रमा की सतह पर ड्रॉप कर रहे हैं, क्या होगा, समान परिणाम के बल का अनुभव होना, नहीं बल समान कैसे हो सकता है, मास जब आपका अलग अलग है तो mg करेंगे, वहां भले जी आपका g/6 होगा, तो जब मास अलग अलग है तो आपका फोर्स भी अलग अलग होगा, ये हो ही नहीं सकता है। सेकेंड है अलग अलग त्वरण होगा, नहीं भाई मास कुछ भी हो, यहाँ भी त्वरण आपका g/6 होगा प्रत्येक केस में, यहाँ भी गलत है। उनके जड़ में परिवर्तन होगा, ठीक है, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ऑप्शन डी चेक करते, किसी भी क्षण। देखो हम देखो जो फॉर्मूला हम s बराबर u + ½ e² v / u + at लगाते हैं ना पृथ्वी पर, वही हम चंद्रमा पर भी लगा सकते हैं, बस अंतर ये है कि यहाँ g का मान g लेते हैं, वहाँ g का मान g/6 होगा, ठीक है। तो हम देखो किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिरा रहे चंद्रमा पर, इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0 होगा। अब देखो v लगाएंगे, v बराबर u + at, तो u तो आपका 0 हो गया, a क्या होगा, a होगा आपका g/6 × t होगा। तो देखो किसी भी समय पर आपका v क्या होगा, तो v आपका दोनों केस में g/6 × t ही होगा, यानी वहां पर कहीं भी आपका द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। द्रव्यमान आपका भले दोनों का अलग अलग है, ये इस पर डिपेंड करता ही नहीं है, और किसी से भी समय उसका दोनों किसी भी समय आपका उसका वेग क्या होगा, सेम होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा था 69वें बीपीएससी में। आपका अगला क्वेश्चन कर, जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, और मुझे लगता है कि आज के बाद आप लोग इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बस सिंपल क्या करा है, एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से, अब देखो उल्टा है, ध्यान रखना, चंद्रमा की सतह से लाता है, चंद्रमा से कहाँ ला रहे हैं, पृथ्वी पर ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका वेट क्या होगा, आपका mg/6 होगा, और यहाँ आएगा तो वेट क्या होगा आपका mg होगा, और ठीक है यहाँ भी आपका मास क्या होगा, तो मास आपका m ही रहेगा, और यहाँ आपका मास m ही रहेगा, तो मास में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो अगर इसका द्रव्यमान बदल जाएगा ना, इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान यही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान क्या होगा, सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कर आपका कि फुटबॉल के खेल में कोई गोलकीपर गोल
पर तीव्र गति से आती हुई बॉल को पकड़ने के लिए पश्चात अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा क्यों करता है? सिंपल बात है। कि भाई ऐसे भी देखें क्रिकेटर को जब बॉल को गेंद को कैच पकड़ते हैं तो हाथ को पीछे खींचता है, क्यों खींचता है? क्योंकि धीरे धीरे इसका गति क्या हो, जीरो हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाथ पर कम बल लगेगा। ठीक है, तो क्या करें, बॉल पर अधिक बल लग पाता है बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि संवेग में परिवर्तन जो होगा ना m इंटू भी, वो धीरे धीरे कम होगा। जब कम होगा तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। संवेग परिवर्तन की दर में कम कर पाता है बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। देखो भाई, इसमें आपको ना ऑप्शन जो दिया है, इस ऑप्शन में क्या करें, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, ये भी सही है। संवेग परिवर्तन की दर में कम कर पाता है, ज्यादा सही कहोगे ना तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्योंकि जब आपका ये आते हैं हाथ को खींचते हैं तो उस समय आपका संवेग में परिवर्तन होता है, वो कम होता है, इसी कारण से उस पर कम बल लगता है। ठीक है, मेन कारण आपका ये है और इसी का रिजल्ट है ये आपका, इसी का रिजल्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब एग्जाम में मेरे अनुसार ज्यादा सही आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बी भी हो सकता है लेकिन ज्यादा सही डी है, क्योंकि इसी का रिजल्ट है ये। ठीक है, और ये आपका आज का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 समाप्त कर दिए हैं और बहुत जल्द आपको हम पूरे फिजिक्स को कंप्लीट करवा देंगे इसी तरह से। ठीक है, और आपके एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे सभी विषय को हम आपको कंप्लीट करवा दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।